आइए तो एक बार फिर से बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार की नदियों के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। बिहार की नदियों को मुख्य रूप से हम दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, उत्तरी बिहार की नदियां और दक्षिणी बिहार की नदियां। इसके पीछे वजह यह है कि गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। भाई गंगा नदी बीचों बीच से होकर के गुजरती है तो इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक यह है कि बिहार के दोनों तरफ का जो भूमि है वो क्या है, उठा हुआ है और बीच में नीचा है, धसा हुआ है। यही कारण है कि गंगा नदी जो है बीचों बीच से होकर के गुजरती है पश्चिम से पूरब की ओर। चूंकि जल का प्रवाह हमेशा ऊंचा से नीचा की ओर होता है। इसको मैप के माध्यम से समझते हैं, ध्यान से समझिए। क्लियर? देखिए ये बिहार का एक मोटा मोटी मैप है। हमने क्या बात कहा, हमने अभी कहा कि बिहार के जो दोनों किनारा है ये हिमालय और इधर पठारी रीजन, ये क्या है, हिमालयी रीजन शिवालिक श्रेणी का जो भाग है और इधर वाला भाग यानी छोटा नागपुर पठार का जो सीमांती भाग है, ये दोनों तरफ से उठा हुआ है और बीच में ये धसा हुआ है कुछ इस प्रकार से। ये वाला भाग उठा हुआ है, ये वाला भाग उठा हुआ है, ठीक ना। तो इस प्रकार से बीच से होकर के गंगा नदी निकल जाती है इधर। तो ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट गंगा नदी बहती है, यानी कि यहाँ पे सारण छपरा के आसपास से गंगा में प्रवेश करती है और भागलपुर यहाँ पे है, भागलपुर के रास्ते से होते हुए ये फाइनली जमुना पद्मा की धारा होती है बांग्लादेश में प्रवेश करके ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई है 425 किलोमीटर। तो हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, 425 किलोमीटर। जब हम गंगा नदी का तंत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और ये दो धाराओं के रूप में यानी कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों धाराओं के रूप में निकलती है। और जो देव प्रयाग है वहाँ पे आकर के ये गंगा नदी गंगा कहलाने लगती है। उत्तर प्रदेश से होती हुए बिहार में छपरा सारण के पास से होते हुए बिहार में 425 किलोमीटर बहती है और भागलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो देखिए जल का प्रवाह हमेशा ऊंचा से नीचा की ओर होता है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला रीजन हिमालयी रीजन जिसको बोलते हैं, तराई उपतराई वाला भाग जो है शिवालिक श्रेणी का अवशेष यहाँ पे ये उठा हुआ है और इस तरफ छोटा नागपुर पठार का जो सीमांती भाग है ये भी उठा हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से जो है उठा हुआ भाग है। यही कारण है उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ सबों का जल अंतिम रूप से गंगा नदी में मिल जाती है। एक याद रखिएगा कि केवल महानंदा नदी जो है ये यहाँ पे उत्तरी बिहार का महानंदा नदी, ये महानंदा नदी बिहार में ये गंगा से नहीं मिलती है, ये बिहार के बाहर पे उड़ीसा हो गया वहाँ पे ये जो है बिहार से मिलती है। तो ये एक नोट करने वाला बात है, वहाँ पे हम इसको एक्सेप्शन में दे देंगे। बाकी जितना भी नदी है ना, सारा का सारा चाहे वो उत्तर बिहार की नदियाँ हो या दक्षिण बिहार की नदियाँ, अंतिम रूप से सबका मिलन गंगा नदी में ही होता है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना ये वाला रीजन, यहाँ से आपका ये हो गया सबसे पहले ये घाघरा नदी के बाद होता है गंडक नदी के बाद होता है बूढ़ी गंडक नदी के बाद होता है बागमती नदी एक कमला, उसके बागमती का नदी का कमला, बलान और कोसी, ये तीनों धारा मिलती है अंतिम रूप से कोसी में। और ये बिहार में कोसी नदी जो कि सहरसा, सुपौल और पूर्णिया मधेपुरा, सुपौल मधेपुरा और पूर्णिया में बहुत ही ज़्यादा ये उत्पात मचाती है। और अंतिम रूप से ये महानंदा नदी जो है ये यहाँ पे बिहार में प्रवेश करती है और मिलती है। दक्षिण बिहार का बात करें तो कई सारे नदियाँ हैं, जैसे कि आपका हो गया कर्मनाशा नदी, उसके बाद हो गया दुगोंती नदी, उसके बाद हुआ सोन, उसके बाद हुआ पुनपुन,
उसके बाद हुआ फल्गु, उसके बाद हुआ शंकली, उसके बाद हुआ क्यूल, उसके बाद हुआ चंदन और अंतिम रूप से अजय। ये जितना भी नदियां हैं ना, ये सारी की सारी नदियां क्या है, तो गंगा नदी से मिलती है, चाहे वो उत्तर बिहार की नदियां हो या फिर दक्षिण बिहार की नदियां हो। अब देखिए, ये तो हो गया एक बेसिक बात, जिसको कि हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है, अर्थात उत्तरी बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, उसको आप राइट डाउन करना चाहें तो वो कीजिए। जैसे कह रहा है कि जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं और दक्षिणी बिहार की नदियां हैं, इन दोनों नदियों के द्वारा बिहार के धरातलीय स्वरूप का निर्माण हुआ है। अर्थात बिहार भूमि का जो निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों और निक्षेपों के कारण यहाँ की भूमियों का निर्माण हुआ है। इसीलिए बिहार की जितने भी भूमि है उसको गैंगेटिक प्लेन कहा जाता है, अर्थात ये गंगा के रीजन, गंगा की कैचमेंट एरिया में इन भूमि का निर्माण हुआ है। यही इसके धरातलीय स्वरूप का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गंगा के धरातलीय स्वरूप का निर्धारण, गंगा के रीजन में धरातलीय स्वरूप का निर्माण मुख्य रूप से गंगा के नदियों द्वारा किया गया है। अगला बात, बिहार की नदियों का अपवाह तंत्र मुख्यतः पादपाकार है। क्लियर। फिर बिहार की मुख्य नदियों पर 80% बिहार की जनसंख्या का निर्भर है, यानी कि बिहार की जो नदियां हैं इस पर बिहार की जनसंख्या का 80% लोग इसके किनारे आसपास करते हैं, गुजर बसर करते हैं, इसी से जीवन यापन करते हैं। इवन वो जितने भी सिंचाई के मार्ग हो या फिर जल विद्युत का काम हो, परिवहन का काम हो, सारा का काम नदियों के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस का टॉपिक है, इसको बहुत ही शिद्दत से हम लोगों को समझनी चाहिए। जैसे जब हम उत्तर बिहार की नदियों का बात करते हैं तो उत्तर बिहार की नदियाँ बरसात के समय में यह बाढ़ ला लेती है और इसी बाढ़ के कारण काप एवं सिल्ट मिट्टी का इसके रीजन में जमाव हो जाता है। मुख्य रूप से जो उत्तरी बिहार के इलाके हैं वहाँ पे मैक्सिमम मिलाकर, वैसे तो कोसी नदी का प्रवाह तंत्र कोसी जो परमंडल है उसके अंतर्गत ही होता है, जैसे सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, लेकिन इसका लैटरल इम्पैक्ट न केवल इन कोसी परमंडल पर बल्कि आपका पूर्णिया परमंडल हो गया, फिर दरभंगा परमंडल हो गया, तिरहुत परमंडल हो गया, उसके बाद फिर कोसी परमंडल हो गया, यानी कि उत्तरी बिहार के तकरीबन जो आप 21 जिला करीब आता है। ये जो 21 जिला है, ये 21 जिला पर ये कोसी नदी का कहर जो है वो बरसात के समय में हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यह नदियाँ जो है सिल्ट का जमाव करती है, साथ ही साथ यह जो है ये जो जम जाता है सिल्ट ना, तो ये अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके नीचा में सिल्ट का जमाव हो जाता है, गाद जिसको बोलते हैं अपने लोग ना, वो गाद बैठ जाता है, जिससे नदी का तल क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। फाइनली नदी का जो जल है ना वो अपने मुख मार्ग से होकर के तितिर बितिर होने लगता है और चारों जो है इलाका में फैल जाता है। ये तो मुख्य तंत्र है। इसके और भी कई सारे ट्रिब्यूटरी हैं, कई सारे सहायिका नदियां हैं। जब हम एक एक करके इन सभी नदियों का तंत्र पढ़ेंगे, अफवाह तंत्र, उसमें हम इन डिटेल उसका एनालिसिस करेंगे। फिर अगर हम दक्षिण बिहार की नदियों का बात करें तो छोटा नागपुर पठार से आने वाली नदियों में बालू का जो अंश है वो अधिक रहता है। इसीलिए जब आप देखिएगा बिहार में अधिक बालू माफिया जो होता है, बालू का जो खनन होता है वो दक्षिणी बिहार से आता है। तो दक्षिणी बिहार से मुख्य रूप से आने वाली नदियां जो है छोटा नागपुर पठार से आती है, जिसमें बालू का अंश अधिक रहता है। अब तो देखिएगा इकोनॉमिक्स के जब बिहार सरकार का आएगा इकोनॉमिक्स सर्वे, उसमें बालू पर भी ना अब ये टैक्स लगाने जा रही है, उसको भी संसाधन के रूप में जो है वर्गीकृत करने जा रहा है बिहार सरकार। कई महीनों से इस पर बात चल रहा है, अंतिम रूप से वो कर ही देगा। बालू भी अब क्या है, संसाधन के रूप में बिहार के उद्योग के रूप में इसका गणना किया जाने लगेगा। तो ये था एक मेरा इंट्रोडक्शनरी सेक्शन बिहार की नदियों पर। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। पार्ट 1 आएगा बिहार की नदियों, मुख्य रूप से उत्तरी बिहार की नदियाँ, और पार्ट 2 जो आएगा वो दक्षिणी बिहार की नदियों पर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।